वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे गुप्त वंश की, जिसे क्लासिकल पीरियड के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं हिस्ट्री में, और ये गौरव का विषय हम लोगों के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रखर एकेडमी। हमारी शुरुआत हमेशा होती है एक थॉट के साथ, एक मोटिवेशनल थॉट। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बट ऑब्वियसली की तैयारी के दौरान होता है क्या है कि हम थोड़ा डिप्रेस होने लगते हैं, तो दोबारा से अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोटिवेशनल थॉट, जो आज का थॉट है, डोंट लेट एनीवन डल योर स्पार्कल। किसी को भी अपनी चमक को फीका मत होने दीजिए। क्यों क्यों कहा गया है ये सब? ये इसलिए कहा गया कि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारे ही आसपास के लोग, यानी जो पीयर ग्रुप के लोग होते हैं, वो हमें कुछ कमेंट्स के माध्यम से या कुछ ऐसी बातें, कुछ तीखी बातें कहकर आपका जो इम्प्रेशन है आपके ऊपर, ऐसा इम्प्रेशन डालते हैं कि आप जो है अपनी आभा को बुझा लेते हैं, या आप थोड़ा सा डरते हैं, या डिप्रेस होते हैं, या परेशान होते हैं। तो इस सब के लिए मैंने इस स्टेटमेंट को यूज किया कि डोंट लेट एनीवन डल योर स्पार्कल। देखिए, सूरज की तरफ देखिए, क्या उसे कोई छिपा सकता है? नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए बादल आता भी है तो सूरज अपने प्रकाश के कारण वापस से चमकने लगता है। तो अगर कोई डिप्रेशन आता है, कोई परेशानी आती है, या आपका कभी एक कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो आपकी एनर्जी को खत्म नहीं करता है। वो एक पीरियड है, वो गुजर जाएगा, वो दौर गुजर जाएगा। आपको दोबारा से खड़ा होना है। आपको अपनी चमक को किसी भी हालत में डाउन नहीं होने देना है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने लिए एक पद का सृजन करेंगे, अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आएंगे, और आपका सपना है अगर अधिकारी बनने का तो आप बनकर रहेंगे। डोंट लेट एनीवन डल योर स्पार्कल। इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, मैं प्रश्न बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने में आसानी हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। है क्या कि जो गुप्त वंश है, ये गुप्त वंश की बात अगर हम करें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 275 एडी के आसपास से शुरू होती है। 275 एडी के आसपास से ये वंश, ये डायनेस्टी शुरू होती है। जो किससे शुरू होती है? महाराज श्रीगुप्त से। मैं आपको बता दूं, महाराज जो उपाधि थी वो सामंतों के द्वारा ली जाती थी। तो श्रीगुप्त जो थे वो सामंत थे, और हुआ क्या कि इनके जो पुत्र थे कच्छ, यानी कि घटोत्कच, तो घटोत्कच के भी पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम पहले वो शासक थे जिन्होंने इस सामंत वाली जो परंपरा है उसका त्याग किया, और उन्होंने उपाधि ली थी महाराजाधिराज। यानी जो महाराजा होते हैं, जो सामंत होते हैं, उनका भी अधिराज, यानी सामंतों का राजा। तो ये उपाधि उन्होंने ली, और चंद्रगुप्त प्रथम से वास्तव में माना जाता है कि गुप्त वंश जो है वो स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। 319 में इन्होंने एक संवत भी चलाया था, आपको पता हो, गुप्त संवत के नाम से। तो ये चीजें जब मैं ब्रीफ करूंगा तो आपको आंसर देने में आसानी होगी आगे। इनका जो पुत्र था वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो एक महान राजा रहा है। उसने बहुत ज्यादा मात्रा में युद्ध लड़े और युद्धों को जीता। कहा जाता है कि उसने अपने आर्यव्रत के जो युद्ध थे, यानी जो उत्तर भारत के युद्ध थे, उसमें उसने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उन्हें हराया और उनके राज्य को सीधा अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी राज्य का विस्तार किया। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिणी भारत के जितने भी उसके अभियान हुए हैं, तो दक्षिण भारत में उसने अभियान करते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि इतनी दूर से एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान नहीं है। तो उसने मोक्षानुग्रह की नीति का इस्तेमाल किया था, यानी उसने दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनसे कर वसूलना जारी रखा, और वो राज्य जीतने के बाद वापस उन्हीं शासकों को लौटा दिया, इस शर्त के साथ कि वो अपना समय से कर का भुगतान करते रहेंगे। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे कि किसके नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी एक बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त की वीरता को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा।
नेपोलियन आप जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपको बताऊं, समुद्रगुप्त फेमस किस चीज़ के लिए है? एक उनकी प्रशस्ति है जो हरिसेन ने लिखी। हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, संधि विग्रही भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में उनकी प्रशंसा की। प्रशंसा को ही प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है वो है ही प्रशंसा, यानी समुद्रगुप्त के बारे में कुछ प्रशंसात्मक शब्दों का चयन करते हुए जो कविता लिखी या सामान लिखा, उसको क्या किया गया, उसको एक अभिलेख के रूप में कहाँ पर, प्रयाग में लगाया गया। ठीक है, एक स्तंभ में। तो ये आपको याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्हें वीणा बजाने का शौक था। मैं थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूँ क्योंकि सारी बातें तो बता नहीं पाऊंगा, कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो बने चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बने? उसके बाद उत्तराधिकारी बने थे चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे गलत हूँ। समुद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय बने। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामपाल जो थे वो उत्तराधिकारी थे। रामपाल एक कमजोर व्यक्तित्व थे, राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे। और मैं वो डिटेल नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने उनको मतलब कहा था कि भाई उनकी वाइफ के बारे में, तो वो मैं उतना डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आप बस ये समझ लीजिए कि वो एक कमजोर राजा थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उन्होंने इस शासन को संभाला। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने उपाधियां धारण की थी, और अच्छी अच्छी उपाधियां उन्होंने धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उन्हें शक विजेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक विजेता। उन्होंने शकों को हराया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक उपाधि और ली थी शकारी के नाम से, अगर याद हो आपको तो। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और गुप्त काल में रुपयक के नाम से सिक्के चलाए गए थे। यहाँ की जो स्वर्ण मुद्रा होती थी, स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न थे। नवरत्न आपने सुने होंगे, उनके नवरत्न आज भी फेमस हैं, जिसमें महाकवि जो कालिदास हैं वो सर्वोत्तम स्थिति में थे। और धन्वंतरी आपने सुना हो, वो एक ग्रेट फिजिशियन थे, एक खगोल शास्त्री थे, यानी एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे? एस्ट्रोनॉमर जो थे वो थे आपके वारामिहिर। और आपके एक थे लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब ये होता है जो आपके वर्ड मीनिंग के लिए जो डिक्शनरी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे डिक्शनरी होती है, उसका निर्माण करने वाले थे, उनका नाम क्या था? अमर सिंह। और कौन थे? एक थे आपके क्षपणक। क्षपणक कौन थे? एस्ट्रोलॉजर थे उनके। और कौन थे? एक थे आर्किटेक्ट थे, शंकु। ठीक है। और वर्रुचि थे जो ग्रामेरियन थे। अच्छा, एक वेताल भट्ट थे। वेताल भट्ट होते हैं मैजिशियन। ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस चीज़ें थी। उनके यहाँ नवरत्न थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो आपका बौद्ध विहार बनाए गए थे, जैसे नालंदा के बारे में जिक्र हो, तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य से उनको आप अटैच करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम जो महेंद्रादित्य थे, जिनका पीरियड 415 से 455 था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी जो पत्नी ध्रुव देवी थी, उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र थे। ठीक है। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका बिलसाड़ का अभिलेख है, और जिससे कि गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। और धनदे आपका ताम्रपत्र है, दामोदर ताम्रपत्र है, वैग्राम ताम्रपत्र है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर एक जिक्र आएगा हुनों के आक्रमण का। तो हुनों के आक्रमण के लिए आपको याद रखना है स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त जो थे, उनके साथ हुनों का आक्रमण हुआ और इन्होंने इन्हें पराजित भी किया। लेकिन ये काफ़ी मतलब जो हुनों के आक्रमण थे, उनके कारण जो आपका गुप्त साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया किसके बारे में, इस गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं, ब्रीफ कर देता हूं। इसका नाम जो था वो था महेंद्र। किस नाम से जिक्र किया गया है? महेंद्र के नाम से जिक्र किया गया। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्व्या प्रथम वीर के नाम से जो उपाधि दी गई वो किसे दी गई?
तो ये जो उपाधि थी आपकी प्रथमा, वेर इज पृथ्विया प्रथम वीर, ये उपाधि जो दी गई थी वो किसे दी गई? समुद्रगुप्त को दी गई। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो देखिए, भारत का नेपोलियन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। किसे कहा गया मैंने आपको अभी बताया भी, तो समुद्रगुप्त को। आप भी अपनी जो मेमोरी है उसको एक बार जज करें, आप भी आंसर दें अपनी तरफ से और देखें कि क्या आप सही उत्तर दे पा रहे हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो अब आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कौन थे। तो परम भागवत की जो उपाधि धारण की थी वो किसने धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले हमारे यहाँ थे जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, तो उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसके अनुसार कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दिया, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहले ऑप्शन में हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हरिसेन कौन थे? हरिसेन वो व्यक्ति थे जो समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद अगला आता है कि उसने देवी चंद्रगुप्तम नामक महाकाव्य की रचना की। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको पता हो, आपने थोड़ा भी स्टडी किया है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो है इसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी विशाखदत्त के द्वारा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है कि वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता, ये मैं बता चुका हूं कि प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग में एक प्रशंसा सूचक वर्णन किया गया था समुद्रगुप्त जी का। तो ये किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। तो पहला और तीसरा विकल्प सही है, तो आप डी विकल्प के साथ जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। अभी मैंने आपसे देखिए बताया था आपसे कि जब भी हुणों का जिक्र आए तो आप निसंदेह किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्कंदगुप्त के साथ। आप स्कंदगुप्त के साथ जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? नहीं था पूछा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो नहीं कहा है तो इसको आप क्या करें, इसको मार्क कर लें। अब आपकी कंसंट्रेशन, आप इसको कंसंट्रेशन बनाइए कि आपको नहीं देखना है। तो अरब आक्रमण दिया हुआ है। आप बताइए अरब आक्रमण कब हुआ? अरब आक्रमण हुआ था 700 समथिंग पे, 712 के आसपास शायद, जो सिंध में आक्रमण हुआ था। तो ये जो है ये 712 के आसपास हुआ है। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो कब का है? याद अगर आपको हो तो ये पीरियड है 275 से आई थिंक 550 एडी तक है। तो ये इनका टाइम पीरियड ही नहीं बनता, तो ये कारण हो ही नहीं सकता। तो पहला ही विकल्प आपका क्या होगा? ये विकल्प नहीं है। बाकी विकल्पों के साथ भी चलिए खेल लेते हैं थोड़ा। प्रशासन का सामंतीय ढांचा बिल्कुल सही। देखिए, प्रशासन जो था वो सामंतीय ढांचे पर था और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही केंद्रीय सत्ता जो है वो कमजोर पड़ती है तो सामंत सर उठाना शुरू कर देते हैं और ये विघटन का सबसे बड़ा कारण था। अगला है हुण आक्रमण। बिल्कुल, हुण आक्रमण ने स्कंदगुप्त के समय में राज्य को कमजोर कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद अगला विकल्प और देख लेते हैं। अगला विकल्प है कि उत्तरवर्ती जो गुप्त राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बिल्कुल, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का मतलब यह है कि अहिंसावादी विचारधारा। तो साम्राज्य सिर्फ अहिंसावादी विचारधाराओं से नहीं चलने वाला है। तो ये तीन विकल्प तो है ही आपके गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। लेकिन अरब क्योंकि उस समय में नहीं आए थे तो वो कारण हो ही नहीं सकता। मतलब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये तो। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो आप देख लीजिए, विकल्प आपको दिए हुए हैं। एक सौमिल्य है और उसके बाद कौन है? शूद्रक हैं, और शूद्रक के बाद हैं आपके सुश्रुत। तो आपको पता होगा कि आयुर्विज्ञान जो है, आयुर्विज्ञान का संबंध किससे है? भाई, आयुर्विज्ञान जो है उसका संबंध चिकित्सा से है। तो चिकित्सा से कौन जुड़े हुए थे? सुश्रुत जुड़े हुए थे। तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सुश्रुत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, चरक,
और सुश्रुत, इनके बारे में हम सुनते हैं। तो सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सक के ज्ञान और कार्यकुशलता को समान रूप से इसमें महत्व दिया गया था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा। आप विकल्प सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस बंदरगाह से संचालित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त जो आपका बंदरगाह था वो कौन सा बंदरगाह ऐसा था जिससे कि आपका व्यापार होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त भृगुकच्छ भी था, यानी कि भड़ोच ये था, भरूच था। और ताम्रलिप्ति, तो आप जानते हैं बंगाल में ताम्रलिप्ति था, तो ताम्रलिप्ति से बहुत व्यापार होता था। और आपको पता होगा कि साउथ ईस्टर्न जोन में हमारा व्यापार होता था, जैसे जावा, सुमात्रा, मतलब जो इंडोनेशिया वाला पार्ट आप देख रहे हैं, उस एरिया में व्यापार होता था। और वो होता कहाँ से था, वो ताम्रलिप्ति के बंदरगाह के थ्रू ही होता था। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो आपका श्रीलंका हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सब के सब व्यापार जो है कहाँ से होते, बंगाल से ही होते थे। अच्छा, दूसरा वेस्टर्न मैंने बताया आपको, भृगुगच्छित पड़ता था जिसे भरूच या भड़ोच कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पार्ट से होता था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंध रखते थे। देखिए, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, तो ये किसकी थी, ये क्षपणक, मैंने अभी आपको विकल्प बताया था, तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सती प्रथा का पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा शायद इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है, ये गोपराज जो आपके मंत्री थे, तो गोपराज मंत्री जो थे उनकी पत्नी से रिलेटेड था। तो उनकी पत्नी को क्या किया गया था, मतलब उनको सती किया गया था। ये घटना एरण अभिलेख से पता लगती है, जो तकरीबन 510 एडी के आसपास की घटना है, इंपॉर्टेंट घटना थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त संवत की स्थापना किसने की। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने 319 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी सामंत के स्तर से ऊपर उठकर, अपने बाप दादाओं का जो सामंती स्तर था उससे ऊपर उठकर, यानी महाराजाओं के भी महाराज महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और एक संवत शुरू किया था, गुप्त संवत। किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो ये पहले विकल्प के साथ आप जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। देखिए, भूमि अनुदान की जहां तक बात की जाती है, जब भी पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका उत्तर आप निसंदेह देंगे सातवाहन। सातवाहन विकल्प में नहीं है। अब सॉरी, ब्राह्मणों को दान देने की जहां तक बात है, तो ब्राह्मणों को दान देने की बात के लिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश वो वंश है जिसने सनातन धर्म को दोबारा से स्थापित किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने के बाद जो ब्राह्मण धर्म था वो समस्याओं से जूझ रहा था। तो गुप्त वंश ने जो है वो ब्राह्मणों को, सॉरी ब्राह्मणों कह रहा हूँ, ब्राह्मण नहीं, सनातन धर्म को संरक्षण दिया। और ये विकल्प इसका क्या हो जाता है, ये गुप्त हो जाता है। ठीक है, इसका उत्तर गुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये प्रश्न जाता है गुप्त काल के साथ। गुप्त काल में ऐसा हुआ था, नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ, यानी जो नगर पहले फेमस नगर होते थे या जहाँ से व्यापार ज़्यादा होता था, जैसे मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तो ये क्षेत्र जो हैं, ये क्षेत्र के बारे में फाहियान ने जिक्र किया है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं, तो उन्होंने जिक्र किया है कि भाई ये नगर जो हैं ये वो अब महत्व नहीं रखते, गांव जैसा स्तर हो गया है, अब शहरों वाली जो इनकी साख थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो आप उत्तर किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे गुप्त काल के साथ। अगला आता है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। मैं बता चुका हूं, देखिए जैसे शुरुआत किया था मैंने, थोड़ा सा ब्रीफ किया आपको। तो दिनार जो है स्वर्ण मुद्रा में काउंट होती है। किसकी स्वर्ण मुद्रा है, ये गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा। वैसे डेली रूटीन में वो लोग क्या करते थे, कोड़ी का इस्तेमाल करते थे। कोड़ी समझते हैं, स्कोर। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत में किस वंश में शासन काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। किस वंश को
मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, आपको पता ही होगा। स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। जो गुप्त काल है उसी को हम लोग कहते हैं स्वर्ण काल के रूप में। तो इसका उत्तर जो होगा वो ये हो जाएगा सी पार्ट, सी पार्ट। अगला आता है इसके बाद, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो गुप्त काल, मौर्यन काल, चोल। आप देखिए जानते हैं कि मौर्यन काल हो, चोलों का काल हो, चाहे गुप्तों का काल हो। अब गुप्तों में तो आपने अभी देखा एरन अभिलेख, सती प्रथा। अरे सती प्रथा हो रही है तो भैया स्त्रियों की पुरुषों से क्या बराबरी हो रही है, ठीक। तो हम ये मान सकते हैं ये आपका गोल्डन पीरियड था, काफ़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा सके। अगर स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था या स्त्रियों की स्थिति बराबरी की थी तो वो सिर्फ ऋग्वैदिक काल में थी। कब थी? ऋग्वैदिक काल। बाकी किसी भी काल के साथ आप नहीं जाएंगे। अगर ऋग्वैदिक काल उत्तर में होता तो आप उसके साथ जाते, नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं को साइन करेंगे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही है पूछा है, सही नहीं है नहीं पूछा, सही है पूछा है। तो अब आप प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, पहली शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम बात थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा था। अगला है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। भैया देखो ये तो मानते हैं हम कि शल्य चिकित्सा होती थी पर इतनी उन्नत नहीं थी कि प्रत्यारोपण शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये सेकंड विकल्प तो तत्काल प्रभाव से काट दीजिए, ठीक है। अगला आता है, पांचवी शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। अब कोण के ज्या का सिद्धांत बिल्कुल ज्ञात था, साइन कोसाइन इन चीज़ों के बारे में पता था, इनवर्स फंक्शन तक भी पता थे, ठीक है। तो ये बात सही है, हम तीसरे विकल्प को भी सही मानकर चलते हैं। अगला आता है, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज यानी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सिद्धांत पता था। बिल्कुल पता था, ये विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ये विकल्प भी सही है। तो 1 3 4 आप जाएंगे किसके साथ? 1 3 4 के साथ जाएंगे। लेकिन विकल्प है कहाँ? ये रहे विकल्प आपके 1 3 4, ये सी विकल्प है, आप इसके साथ जाएंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी? मतलब भूमि से राजस्व वसूला जाता था किस दर पर? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो ये था उपज का छठा हिस्सा। कौन सा हिस्सा था? छठा हिस्सा। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत कहा जाता है ऐसी भूमि को जिस पर कृषि ना होती हो, जिसे हम कहते हैं ना पड़ती भूमि पड़ी है, ठीक है। तो ये जो भूमि है जिस पर खेती नहीं होती थी या जंगली भूमि होती थी तो उसे अप्रहत कहा गया है। क्या कहा गया है? अप्रहत कहा गया है। चलिए, तो इसके साथ इसका विकल्प हो जाएगा ए को आप साइन करें। अगला चलें अगले प्रश्न पर। अगला है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर ये हो जाता है कि सिंचाई कर को कहा जाता था, विकल्प पहले पढ़ लेते हैं, बिदक भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरनिका। देखिए मैं आपको बता दूं विकल्प तो आपका बिदक भागम है ही, लेकिन बाकी विकल्पों से भी बात कर लेते हैं। हिरण्य की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हिरण्य के बारे में आपको पता होगा कि हिरण्य क्या था। हिरण्य मौर्यन पीरियड में लिया जाने वाला एक कर था जो कैश में वसूला जाता था। उद्रंग की जहां तक बात करें तो ये एक भूमि कर था, लेकिन ये लेता कौन था? उद्रंग को लेने वाले थे गुप्त, ठीक है जी। और उपरनिका जो है ये कौन लेते थे? मध्यकालीन भारत में जो राजपूत थे, राजपूत राज्य थे, उसमें देखा जाता था कि जैसे किसी ने पड़ाव डाला, कोई मतलब टेम्परेरी बेसिस पर रह रहा है, या किसी ने उनकी भूमि पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, तो उनसे कर वसूला जाता जिसको उपरनिका कहते थे, ठीक है। तो 3 विकल्प तो ये वैसे ही खत्म हो जाते, तो बिदक भागम अपने आप हो जाएगा। लेकिन बिदक भागम आपको याद रखना है, बिदक भागम क्या था? सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। अब आता है, तीसरी शताब्दी में वारंगल जो था वो प्रसिद्ध था। तो वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के उपकरणों के लिए, तीसरी शती में, ठीक है।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तोरमान किस जातीय दल का नेता था या किस जातीय दल का था? तो आपको पता होना चाहिए कि तोरमान जो था वो कौन था? तोरमान था भैया एक हूण। ये जैसे फर्स्ट वेव सेकंड वेव होती है ना, इस तरह से आक्रमण होते रहते थे, तो ये आपका दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। ठीक है, जो आपका मंगोलिया पीरियड हो गया, मध्य भारत जो है, उस स्थान से लोग आते थे और यहाँ हमला करते थे और यहाँ से चीज़ों को भैया लेकर के चले जाते थे या निवास करते थे। ठीक है, तो इस तरह से काम चलता था। तो इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा? हुण हो जाएगा, यानी बी पार्ट हो जाएगा। अब अगले पर आते हैं। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, कहाँ से हुआ था? भारत में। ये कहा जाता है कि भारत में था, भारत में जिसे चतुरंग कहा जाता था। तो चतुरंग जो था वही शतरंज है। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत से इस खेल को ले जाया गया और ले जा करके इसको फिर वो पूरे विश्व में फैल गया, लेकिन पहचान जो है वो भारत की नहीं रही, लेकिन भारत का जो चतुरंग है वो इससे मैच करता है, तो भारत इसका विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? देखिए, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, जिसमें मैंने शायद पहले भी आपको कभी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उसने कहा था कि वो वृषल या निम्न कुल का कहा और नंदराज का पुत्र कहा। ये सब शब्दों के मैंने जिक्र किया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें उसने जिक्र किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर दुर्भी संधियों के बारे में उसने जिक्र किया है अपनी बुक के अंदर। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट। डी पार्ट इसका उत्तर हो जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री था एक सुंग्युन। सुंग्युन भारत में कब आया? तो ये बिना संदेह के आप लगा दीजिए 515 से लेके 520 ईस्वी के आसपास आया था। फर्स्ट विकल्प इसका सही हो जाता है। अगला है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जब भी आपसे सांख्य की बात करें तो सांख्य में आप लगाएंगे कपिल। सांख्य में आप किसको लगाएंगे? कपिल मुनि को। ठीक, सांख्य दर्शन से वो बिलोंग करते हैं। तो भारतीय दर्शन की बहुत सारी परंपराएं, षड दर्शन आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें जो सांख्य दर्शन है उसके आचार्य के रूप में कपिल मुनि को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सांख्य सूत्र और तत्व समाज सूत्र, इन ग्रंथों की रचना की थी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका नाम मृच्छकटिकम है, उसका क्या विषय था? देखिए, मृच्छकटिकम पर मैंने नाटक भी देखा है, फिल्म भी देखा है, तो मुझे अच्छे से याद है। बहुत खूबसूरत सा मंचन था। तो उसमें वसंत सेना होती है गणिका, जिसे एक सार्थवाह चारुदत्त प्रेम करता है। शायद वो ब्राह्मण है और गणिका है वसंत सेना, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है और उस प्रेम प्रसंग को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। तो उससे ये दिखाई देता है कि जो कहा जाता है ना कि ये गोल्डन पीरियड है, बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। अरे भाई, ऐसी हंसी मजाक, ऐसा ऐसा अच्छा मंचन, ये सब ललित कलाएं तभी संभव है जब राज्य आसानी से प्यार मोहब्बत से चल रहा हो। तो आप समझ सकते हैं ये इशारा है गोल्डन पीरियड के होने का। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाता है। अगला होता है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ये क्वेश्चन वही है। कपिल मुनि का जब भी जिक्र आए तो आप हमेशा ध्यान रखें सांख्य दर्शन को टिक कर दें तत्काल प्रभाव से। अगला आता है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया। वाह, बहुत खूब, कपिल मुनि। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो आप लोग आजकल पतंजलि योगपीठ देख ही रहे हैं। तो वैसे ये तो खैर मॉडर्नाइजेशन वाले हैं, आपको मैं बता दूं। लेकिन 185 बीसी के आसपास जो है पाणिनि थे। पाणिनि के बाद पतंजलि आए और ये पतंजलि का योग दर्शन है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखें इसको हमेशा। पतंजलि जी जो हैं वो योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो योग हमारे यहाँ बहुत शुरुआत से है। ठीक है, जैसे कृष्ण जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़े योगी माने गए हैं। ठीक है, तो योग तो हमारे यहाँ बहुत पहले से है। ठीक है, लेकिन पतंजलि जी ने इसको स्थापित किया था और आज की डेट में आपके रामदेव जी उसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में
सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य जो है वो पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। सांख्य दर्शन बिल्कुल करता है। आत्मा के आवागमन को कौन, सांख्य दर्शन जो है वो इस बात को मानता है। उसका कहना यह है कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि भाई हमारे दुखों का कारण कुछ और नहीं बल्कि इग्नोरेंस है। हमें जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभाव में हम लोग रोने गाने लगते हैं। ठीक है, और अगर हम विवेक का प्रयोग करें तो अपने आप ही हमारा दुख का अंत हो जाता है। तो उनका कहना यह है कि दुख सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो पहला विकल्प तो इनका गलती हो गया, तो एक तो होगा ही नहीं। अगला है कि सांख्य की मान्यता है आत्मिक ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। बिल्कुल ठीक बात है, सांख्य दर्शन यही बात कहता है। सेकंड विकल्प बिल्कुल ठीक है, तो आप बी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? चलिए अष्टांग योग की बात करते हैं। देखिए महर्षि जो पतंजलि थे उन्होंने क्या कहा, भाई चित्त में जो भी विकृतियां होती, चित्त में जो भी वृत्तियां हैं, ठीक है, तो उनके निरोध के लिए उन्होंने इसे शुरू किया। भाई चित्त वृत्ति समझते हैं आप, हमारा जो चित्त है उसकी जो वृत्ति है, ठीक है, तो उसके निरोध के रूप में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शुरू किया था, क्या कहते हैं उसको, 8 चीजें शुरू की थी। उनके योग में 8 चीजें शामिल थी, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये 8 चीजें थी। अब 8 चीजों में 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, धारणा भी। क्या नहीं है? अनुस्मृति नहीं है। तो बट ऑब्वियस है, आप तुरंत से फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दें। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जी जो थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्माभूत हो जाने के बाद पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? देखिए मैं किसी के भी दर्शन को बुरा या भला नहीं कहता, सबके अपने दर्शन हैं। उनका मानना ये था, ये चारवाक जो हैं उनका दर्शन है। चारवाक आप निसंदेह लगा दें, पर मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। चारवाक जो हैं वो भौतिकवादी विचारधारा की, मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं। वो कहते हैं कि यार जो है ना हमारे सामने, हमें नहीं पता पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो वो मानते ही नहीं कि आत्मा जो है वो अमर है और ये पुनरावगमन होगा, ये सब नहीं मानते। वो कहते हैं भाई जब तक आप हो तब तक ही सब कुछ है, यानी जो आपने खा पी लिया वो आपका है, ठीक है, बाद का कुछ नहीं। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक जीवित हो तब तक तो रहो सुख से, उसके लिए भले ही आप उधार लेके घी पियो, क्योंकि देह जब भस्म हो जाएगी और पुनर्जन्म होना नहीं है तो भैया फिर क्या फ़ायदा। तो इसके लिए एक सूक्ति है, मैं उतना अच्छा प्रकांड विद्वान तो नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ उसको बोलने की। वो कुछ इस तरह से थी, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जब हमें मरने के बाद वापस आना ही नहीं है तो भले ही ऋण लेकर के हम जीवन का यापन करें, लेकिन हमें घी पी करके आराम से रहना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट चारवाक जी का है। तो ये उत्तर चारवाक हो जाएगा। अगला है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? मतलब उनका कहना यह है जो सामने है वही सब कुछ है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। तो ये बात भी चारवाक जी की है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य था? सर्वोच्च मूल्य था उनका काम में विश्वास करते थे वो। जी वही काम है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो न्याय दर्शन जब भी आए तो आप निसंदेह गौतम लगा सकते हैं। ठीक है, किन्हें लगाएंगे? गौतम जी को। अब आता है मीमांसा। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के प्रणेता जो थे वो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? देखिए मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है,
और भैया लोकायत और कापालिक नहीं है, ये क्योंकि आस्तिक नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं हमारे पास आस्तिक 6 दर्शन हैं, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग। ये आस्तिक आपके दर्शन कहलाते हैं और लोकायत और कापालिक नहीं है उनका हिस्सा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है निम्न कथनों पर विचार करें कि विक्रम संवत 58 बीसी से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सत्य वचन है भैया। अगला है शक संवत 78 एडी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त काल 319 एडी से शुरू हुआ, मैंने बताया आपसे चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में, बिल्कुल। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था, ठीक है, पानीपत के युद्ध में, तो क्या हुआ था? तो हुआ था भैया मुस्लिम शासन शुरू। ठीक है, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से शासन चलवाया था 1210 से। ठीक है, तो इसका चारों के चारों विकल्प सही लग रहे हैं मुझे तो। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड नाइट, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट।